हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एनकेएस अकेडमी। चलिए बच्चों, आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, रोटेशन के जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में हम लोगों ने टॉर्क स्टार्ट किया था और टॉर्क का जो बेसिक आइडिया है मैंने आपको बता रखा था। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है और फोर्स के लगने से अगर बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आ रही है तो हम कहते हैं कि उस फोर्स का टॉर्क है या मोमेंट ऑफ फोर्स है। ये भी हम लोग बोला था। क्लियर है बच्चों? और उसे निकालते कैसे थे? R क्रॉस F से। मैंने उस पर बहुत छोटी छोटी बातें दिखाया था कि कैसे कभी कभी F का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और R को मल्टीप्लाई करके F को कभी कभी पीछे बढ़ा लेते हैं, फिर उस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। और इस तरह से बच्चों मैंने आपको काफी डिटेल के साथ बहुत सारे सवाल भी को प्रैक्टिस करवा रखा है। क्लियर है? आज के डेट में बच्चों हम लोग टॉर्क को ही कंटिन्यू करेंगे और उस पर ढेर सारे सवाल भी और बनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाऊं। कपल, मैंने प्रीवियस वीडियो सेशन में एक बार चर्चा भी करी थी कि कपल क्या होता है। ठीक है, तो आइए बच्चों अभी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कपल के बारे में। ठीक है, अब ये कपल क्या है? जैसे किसी भी बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे, ओके, और वो टॉर्क प्रोवाइड कर सके बॉडी में। दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे और ऐसा बोलते हैं, अगर हम लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे तो किसी भी बॉडी पे दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, जैसे एक फोर्स ऐसा लग रहा है F और दूसरी फोर्स ऐसा, तो बच्चों इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे है। तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन अगर कोइंसाइड नहीं कर रही है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, एंड दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर है? तो दोनों के लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कोइंसाइड नहीं कर रही है, तो निश्चित रूप से इस बॉडी पर टॉर्क तो आएगी ही आएगी। ठीक है, टॉर्क तो आएगी। किसी भी एक्सिस के अबाउट बॉडी पर टॉर्क आ जाएगी। इसी एक्सिस के अबाउट देख लो तो ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा और ये वाला इसको, तो फाइनली बॉडी ऐसे रोटेट कर जाएगी। सो कपल किसे कहते हैं? तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अगर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर रही है तो ये कपल फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो टू equal and opposite forces, if their line of action do not coincide, ठीक है, make couple. Okay, two equal and opposite forces if their line of action do not coincide make couple. तो इस कपल का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? टॉर्क निकालेंगे या मोमेंट निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ कपल कैसे निकालते हैं? मतलब टॉर्क की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। इक्वल एंड अपोजिट ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से समझिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, जैसे कोई एक बॉडी है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक फोर्स लगा F और यहाँ पे, बच्चों ये क्या है? कपल फॉर्म करेंगे? नो, यहाँ पे कपल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन और इसका लाइन ऑफ एक्शन दोनों ही है, तो यहाँ पे डोंट फॉर्म कपल। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यहाँ पे कपल हो जाएगा, टर्न कर जाएगी। तो अगर कपल किसी बॉडी पर अगर निकाली है तो मान लीजिए कि एक फोर्स इस जगह पर लगा है ऐसे और एक फोर्स इस जगह पर ऐसे लगा है, ठीक है, और दोनों के बीच कुछ डिस्टेंस है, मान लीजिए d डिस्टेंस है। फिलहाल मान लीजिए O पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से ये L1 डिस्टेंस है और ये L2 डिस्टेंस है। O के अबाउट हमें टॉर्क निकालनी है, किसी भी, एक्चुअली इसके बीच किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो टॉर्क ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं। इसके वजह से बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, इसके वजह से बॉडी ऐसे, मतलब दोनों का सेंस सेम ही है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो दोनों का टॉर्क ऐड अप हो जाएगा। तो टॉर्क अबाउट O निकालेंगे तो F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1 और ये F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L2, और F कॉमन ले लोगे तो L1 प्लस L2। बच्चों L1 प्लस L2 क्या है? टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस, विच इज D, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो किसी भी कपल का जब हमें मोमेंट निकालना हो, उसका टॉर्क निकालना हो, तो सिंपली क्या करेंगे? दोनों इक्वल फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लेंगे और सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों आपको आगे के क्लासेस में ऐसा सवाल मिलता है कई एक बार, जैसे आपको जब डायपोल के बारे में पढ़ेंगे 10+2 में, तो वहाँ पे आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगा कि कोई भी डायपोल जनरली होती है, ओके, जैसे यहाँ पे +Q चार्ज होती है, -Q चार्ज होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाली रहती है। ठीक है बच्चों,
तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को डालेंगे, 10+2 की कहानी है, हालांकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा सा मैं फील करा दूं। तो यहाँ पे इस डायपोल पर इस साइड में एक फोर्स लगता है Q टाइम्स ऑफ E और इस साइड में एक फोर्स लगता है Q टाइम्स ऑफ E। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है और दोनों का लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में बच्चों मान लीजिए कि इसका डिस्टेंस अगर 12 है, ठीक है, इसका डिस्टेंस 12 है और ये वाली अगर एंगल थीटा हो गई, ठीक, तो दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी, ओके, यही होगी। और ये H लिखना चाहे तो क्या होगा, 12 साइन थीटा होगा। तो वहां पे जब हम लोग टॉर्क निकालते हैं इसके किसी भी एक्सिस के अबाउट, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट या किसी के एक्सिस के अबाउट अगर आप टॉर्क निकाल रहे हो तो सिंपली क्या होता है, जो फोर्सेस इक्वल लग रही है विच इज QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस H, और H का वैल्यू हम लोग सिंपली वहां पे लिख देते हैं 12 साइन थीटा। क्लियर है। तो ये 10+2 में इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेंगी। मतलब वैसे सारे जगह जहां पे आपको इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे और दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है कोइंसाइड ना करे, उनके बीच कुछ गैपिंग हो, दैट गैपिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क जब भी निकालना होगा तो इक्वल फोर्स जो भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हम लोग टॉर्क, तो कपल क्लियर हो चुका, कपल समझ में आ गया बच्चों। ओके, तो चलिए इसको मैं साफ करता हूं और आज की टॉपिक एक्चुअली मुझे जो पढ़नी है उसके बारे में हम लोग भी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक बच्चों टॉर्क को ही कंटिन्यू करके होगी, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीजों को देखेंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। मान लीजिए कि किसी भी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया, ठीक, और फोर्स लगाने से उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट आई, ओके। टर्निंग इफेक्ट आई बच्चों तो क्या हो गया, धीरे धीरे उसका ओमेगा बढ़ेगा, ठीक है। शुरू में तो ओमेगा 0 था, धीरे धीरे ओमेगा उसमें बढ़ेगा। ओमेगा के बढ़ने से ओमेगा का रेट ऑफ चेंज अल्फा होता है, मतलब उसमें क्या आ जाएगी, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगी। क्लियर है। तो बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई बच्चों। मैंने प्रीवियस वीडियो सेशंस में शुरू में रोटेशन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अल्फा ओमेगा हर एक पार्टिकल का सेम होता है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन हर पार्टिकल का सेम नहीं होता। अगर मैं एंगुलर की बात करूं, एंगुलर ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का क्या होता है बच्चों, सेम होता है। ये बात आपको पहले से मालूम है। तो मान लीजिए किसी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स के लगाने से वो बॉडी रोटेट करने लगी, रोटेशन से उस बॉडी में क्या आने लगी, अल्फा अगर आने लगी तब, ठीक। तो बच्चों फोर्स हमें नहीं दिया गया है, फोर्स के वजह से जो टॉर्क हुई है और टॉर्क के वजह से जो ओमेगा में चेंजिंग आई है जिसकी वजह से अल्फा आया है, हमें डायरेक्ट अल्फा दिया हुआ है उस बॉडी का। तो हमें क्या, हमसे अगर कोई पूछे कि बताइए उसका टॉर्क क्या होगा, तो कैसे निकालोगे। हालांकि फील तो है कि फोर्स लगा होगा तभी टॉर्क लगी होगी, टॉर्क लगने से ही ओमेगा में चेंजिंग आई होगी, ओमेगा चेंज होने से ही अल्फा आई होगी। तो फिर हम टॉर्क कैसे निकाले, फोर्स हमारे पास पता बिल्कुल नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कैसे निकालते हैं। तो सिंपली अभी हम लोग निकालने वाले हैं टॉर्क इन ए बॉडी अबाउट an axis if its angular acceleration is given, अल्फा जिसको कहते हैं, ओके। देखिए मैं बताता हूं। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी है, और यहां पे कोई एक्सिस है ऐसे, ठीक है, और ये बॉडी रोटेट कर रही है। बच्चों आपको रोटेशनल मोशन के बारे में तो आइडिया है ही। अगर कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है तो इसका हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होता है, सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। क्लियर है। हर एक पार्टिकल इसका सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। तो अभी हमें यह देखना है कि हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो किसी एक पार्टिकल पर कितनी फोर्स लग रही है, ये हम देख करके चीजों को निकाल पाएंगे। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है और ये अल्फा से ऐसे घूम रही है। किससे घूम रही है बच्चों, अल्फा से घूम रही है, रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है। हमें इस बॉडी पे टॉर्क निकालना है इस एक्सिस के टुवर्ड्स। फोर्स तो दिख नहीं रहा है, कैसे निकालोगे, थोड़ा लॉजिकली सोचो। ये जो एक बॉडी है हुई बहुत सारे पार्टिकल से बनी होगी, बिल्कुल बहुत सारे पार्टिकल से बनी होगी। अगर बच्चों मैं हर एक पार्टिकल के अल्फा की बात करूं तो सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। ये पहले भी बता चुके हैं कि हर एक पार्टिकल का जो अल्फा होता है या ओमेगा होता है वो सेम ही होता है एंगुलर मोशन में। तो ऐसा करते हैं, किसी एक पार्टिकल को कहीं से भी मैं ले लेता हूं, किसी भी एक पार्टिकल को मैंने ले लिया। तो किसी भी एक पार्टिकल को इस एक्सिस से मैं ले लिया। सपोज कीजिए कि r दूरी पर कोई पॉइंट है m मास की,
कोई भी पार्टिकल ले लिया। ओके, तो बच्चों ये अगर अल्फा से ऐसे घूम रही है तो इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी? लीनियर एक्सेलरेशन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। एक कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन ऐसे कर रही है, ऐसे घूम रही है, तो उस पार्टिकल की अगर मैं अल्फा अगर दे दूं तो लीनियर एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है, क्योंकि अल्फा इंटू आर इक्वल्स ए होता है, याद होगा। वेलोसिटी पूछा जाए तो ओमेगा टाइम्स ऑफ आर, एक्सेलरेशन पूछा जाए तो अल्फा इंटू आर। क्लियर है? तो अगर मैं पूछूं आपसे कि इस m मास की पार्टिकल पे, चूंकि ये अल्फा से घूम रही है, तो हर एक पार्टिकल का लगातार स्पीड बढ़े जा रहा है, ओमेगा बढ़े जा रहा है, ठीक है, तो इस पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी होगी डेफिनेटली। तो अगर मैं एक पार्टिकल ले लूं यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल, और जो कि r डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर, तो ये सर्कुलर पाथ कर रही होगी। ओके, तो इस पे जो फोर्स लग रही होगी, ठीक है, दो फोर्सेस लग रही होगी, दो फोर्सेस बच्चों लग रही है। इस पार्टिकल पर कितनी फोर्सेस लग रही है? दो फोर्सेस, ध्यान से सुनिए, दो फोर्सेस। क्यों? सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूम रही है, तो एक तो सेंट्रीपिटल लग रही होगी, ठीक। क्या सेंट्रीपिटल टॉर्क प्रोवाइड करेगी? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिस एक्सिस के अबाउट हम बात कर रहे हैं, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है, तो सेंट्रीपिटल, सोचो इसी रॉड पर अगर फोर्स एक ऐसे लग जाए तो क्या ये वाली फोर्स टॉर्क प्रोवाइड करेगी बच्चों? बिल्कुल नहीं। ये वाली फोर्स कैसे टॉर्क प्रोवाइड करेगी? क्योंकि फोर्स को मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो उसी पॉइंट से गुजरेगी। तो भाई जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहे हो उसी से गुजर रही है, तो फोर्स तो है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? नहीं है। सिंपली या सिंपल ऐसे ही बोल सकते हो ना कि सर आर वेक्टर ऐसे, एफ वेक्टर ऐसे, सर आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच सर 180 डिग्री एंगल। हाँ, बहुत अच्छा। तो आर क्रॉस एफ टॉर्क होता है, और आर एफ साइन थीटा, थीटा अगर 180 डिग्री हो जाए या 0 डिग्री हो जाए तो टॉर्क होगा नहीं। फील आ रही है? सो ध्यान रखना हमेशा कि यहां पे अगर ये वाली फोर्स ऐसे है और आर वेक्टर ऐसे है, क्लियर है? या दूसरे शब्दों में अगर हम आर को एफ को पीछे बढ़ा लें तो उसी पॉइंट से गुजर रही है, तो उस पॉइंट से उस फोर्स पर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। क्लियर है? तो इस पार्टिकल पर दो फोर्सेस लग रही है, एक सेंट्रीपिटल लग रही होगी और एक टेंजेंशियल। अब बच्चों टेंजेंशियल क्यों लग रही होगी? सर्कुलर मोशन में किसी पार्टिकल पर टेंजेंशियल फोर्स लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। सोचो, अगर कोई पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यानी उसकी स्पीड लगातार बढ़ी जा रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वैसे केस में टेंजेंट के डायरेक्शन में तो फोर्स लगना जरूरी है, बिकॉज टेंजेंट के डायरेक्शन में अगर किसी ने फोर्स नहीं लगाया तो फिर उसका स्पीड बढ़ा क्यों? क्योंकि स्पीड हमेशा टेंजेंशियल होता है, वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होता है, और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब टेंजेंशियल फोर्स बढ़ रही है। क्लियर है? लग रही है, एक्चुअली बढ़ नहीं रही है, फोर्स लग रही है। तो आप बोल सकते हो डेफिनेटली कि चूंकि अल्फा है सिस्टम में, तो ऐसे भी फील है आपको कि सर अल्फा है तो हर एक पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, तो इस पार्टिकल की टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन होगी, जिसके वजह से टेंजेंशियल एक फोर्स होगा। दो फोर्स होगा इस पार्टिकल पर, एक सेंट्रीपिटल होगा और एक टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगी और टेंजेंशियल टॉर्क प्रोवाइड करेगी। अब टॉर्क क्यों प्रोवाइड करेगी वो देख लो। एक्सिस ये है, टेंजेंशियल फोर्स ये है, तो फोर्स परपेंडिकुलर है, आर पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये वाली फोर्स और उसी पॉइंट से गुजर रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर फोर्स टॉर्क लगेगा नहीं। ओके, सो क्लियर हो चुका ना? अल्फा है तो इस पार्टिकल की, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एम जो भी ले रहा हूं, तो एक्सेलरेशन विल बी अल्फा इंटू आर। और ये कैसी एक्सेलरेशन होगी बच्चों? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थोड़ा समझना है अच्छे से, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? ओके, सो टॉर्क इस पर क्या होगी? पहले फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स ऑन द पार्टिकल, बच्चों फोर्स ऑन द पार्टिकल होने वाली है m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, सो m इंटू अल्फा इंटू आर। ये फोर्स टेंजेंशियल होगी। सो टॉर्क ऑफ दिस फोर्स क्या होगी? टॉर्क ऑफ एफ टी अबाउट एक्सिस, ठीक है, ये क्या होगी? तो फोर्स विच इज एफ टी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर, सो m अल्फा आर इंटू आर, सो m अल्फा आर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? तो ये टॉर्क किसका निकाला है? पार्टिकल का। पूरे बॉडी का निकालने के लिए, टॉर्क पूरे बॉडी का निकालने के लिए अगर मैं उस एक्सिस के टुवार्ड्स निकालूं तो समेशन सिंपली करेंगे, समेशन m अल्फा आर स्क्वायर। बच्चों अल्फा तो सबका कांस्टेंट है, अल्फा तो हर एक पार्टिकल का कांस्टेंट है, कहीं का दूसरी जगह का पार्टिकल लेंगे तो उसका भी अल्फा, हाँ आर सबका बदलता होगा। ओके, सो मैं अल्फा जैसे ही बाहर कर लिया तो एम आर स्क्वायर हो गया। बच्चों एम आर स्क्वायर का समेशन का क्या मतलब है? थोड़ा दिमाग लगाओ, एम आर स्क्वायर का समेशन का क्या मतलब होता है? आपको याद होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद करें, अलग अलग पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें निकालना हो तो एम आर स्क्वायर पूरे होल बॉडी सिस्टम का अगर निकालना हो तो क्या करते हैं? एम आर स्क्वायर का समेशन करते हैं। तो ये एम आर स्क्वायर का समेशन सिंपली ये बता रहा है कि दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी
तो टाउ अबाउट ए बी एक्सिस इज बेसिकली आई टाइम्स ऑफ अल्फा। और व्हाट इज आई? आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस ए बी। ठीक है, तो ध्यान रहे क्या बात है यहां पे आ गई, आई टाइम्स ऑफ अल्फा। अगर हमें किसी रिजिड बॉडी का अगर एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है किसी एक्सिस के अबाउट, तो हमें अगर उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क देखनी है, फोर्स वगैरह गिवन नहीं है, तो क्या करना चाहिए? एक छोटी सी पार्टिकल पकड़नी चाहिए, उस छोटे से पार्टिकल का देखना चाहिए कि भाई उसकी एक्सेलरेशन क्या है, तो फोर्स कितनी लगती होगी। दो फोर्सेस होती है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल टॉर्क देता नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स टॉर्क देता है। उससे टॉर्क हमने कैलकुलेट कर लिया और समेशन कर लिया, तो पूरे होल बॉडी का आ गया। और इस समेशन में ध्यान रखना था, समेशन ओवर एम आर स्क्वायर क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? उस पूरी बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस से भी। ओके, सो ध्यान रखिएगा ये चीज कहीं भी यूज में आएगा तो आपको फटाफट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस लेना पड़ेगा। और अल्फा दिया होगा तो डायरेक्ट निकाल लेना, एक लाइन का काम है। छोटा सा एग्जांपल कर लो, मान लीजिए कि कोई रॉड है ऐसे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ये एल लेंथ है इसका, इसकी मास एम है और वर्टिकली ऐसे है, एक्सिस ऐसे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे। ठीक है, छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेगी। ओके, छोड़ेंगे तो ऐसे गिरेगी। क्लियर? तो अब आपसे पूछा गया कि फाइंड द इनिशियल टॉर्क। ठीक है, फाइंड द टॉर्क नहीं, फाइंड द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रॉड। ठीक है, जैसे ही छोड़ेंगे तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? बेहद आसान है बच्चों, कुछ खास नहीं है। टॉर्क निकालने तो हमें आता है। ठीक है, हमसे अल्फा पूछा गया है, गौर से देखिएगा। सबसे सेंटर पे कौन सी फोर्स लग रही होगी? mg। पूरी लेंथ कितनी है? l। ओके, इसके अबाउट टॉर्क केवल mg ही प्रोवाइड करेगा बच्चों, और इधर रोटेट करने की कोशिश करेगा। रोटेट करने की कोशिश करेगा तो इसमें अल्फा आएगा, उसी अल्फा के बारे में पूछा गया है। ओके, तो टॉर्क अबाउट अगर मैं वो निकालूं तो आप सबको पता है कि फोर्स mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज l/2 आधी होगी। तो बच्चों टॉर्क तो निकाल लिया, लेकिन हमसे क्या पूछा था? एंगुलर एक्सेलरेशन इनिशियल पूछा गया था शुरू में, अभी के सिचुएशन में। तो टॉ अभी हमने सीखा है आई टाइम्स ऑफ अल्फा, भी तो सीखा है, जस्ट अभी सीखा है आई टाइम्स ऑफ अल्फा। ओके, अगर अल्फा के टर्म में निकालनी हो तो टॉर्क इस पर क्या है बच्चों? mg l/2। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का मैं क्या लूं? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ले लूं? ये एक एंड से जाने वाले एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रही है, तो ml²/12 या 3 याद करो, सी हो जाएगा ml²/3 इंटू अल्फा। l कैंसल, सो ये हो जाएगा 3g/2 एंड एक l बचा हुआ तो l ले आते हैं, सो अल्फा। तो ये हो गया इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। क्लियर है बच्चों? कुछ भी घास नहीं है, बहुत ही आसान है ये। अब इस तरह से कहीं भी अल्फा वगैरह के बारे में बात करें, टॉर्क वगैरह की बात हो, तो आप खुद ब खुद इस चीजों को देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फटाफट पहले इसको कॉपी कीजिए, तो इस पर मैं ढेर सारे सवाल प्रैक्टिस करता हूं जिससे आपका कंसेप्ट कुछ ज्यादा ही क्लियर हो जाएगा। ओके, पहले कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटी सी चीज समझते हैं, थोड़ा सा एनालॉगस है, हालांकि बाद में इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो आपने देखा था कि ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, याद होगा बच्चों। यहां पे टॉर्क क्या मिला है? आई टाइम्स ऑफ अल्फा। कुछ सिमिलर दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा होगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जो रोल मास का ट्रांसलेशन में होता है वही रोल रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। जो एक्सेलरेशन का सिंपल रोल होता है वहां पे, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन का तो देखो तो लगभग मिलता जुलता है ना, एफ टॉ के बराबर MIA अल्फा। ठीक, तो ऐसे भी याद रहेगा, कोई भूलने वाली चीज नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली मुझे अभी बच्चों एक बात करनी थी। अभी सवालों में जब अल्फा आपको गिवन होगा तो जितने भी इक्वेशन है रोटेशन वाले, याद होगा v = u + at जैसा, तो ओमेगा = ω0 + α_t, v² बराबर u² + 2s, ω² = ω0² + 2 α_θ, याद होगा। तो ये जो भी इक्वेशंस मैंने आपको बताया थे रोटेशनल मोशन के लिए, वो सारे के सारे एप्लीकेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, अल्फा आपसे किसी भी तरीके से पूछ लेगा और फिर उस पर सवाल सेट करेगा। ठीक है, आइए मैं एक दो सवाल सेट करके बताता हूँ जिससे आपका पूरा फील आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए कि एक हॉरिजॉन्टल टेबल है ऐसे, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही ऐसे रखा गया, कोई एक रॉड है, ठीक है, एक समझ लो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, समझते रहना अच्छे से, वर्टिकली ऐसा नहीं है। और बच्चों एक एक्सिस ऐसे चली गई है, ऐसे एक्सिस है, सेंटर से जाने वाली कोई एक्सिस है। जैसे टेबल मान लो ना, एक टेबल है, उस पर मेरा रॉड रखा हुआ है, यहाँ से होल कर दिया सेंटर पे और इसको आप ऐसे रोटेट करा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से।
तो इस तरीके से बच्चों ये रोटेट ऐसे कर रही है और इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, इसकी मास m है, इसकी लंबाई l है, इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी है अल्फा। या फिर ऐसा करते हैं अल्फा को निकालने के लिए देते हैं काम। पूरी इसकी लंबाई l तो दी गई, यहां से l/4 पे कांस्टेंट f लगाया जा रहा है। f ऑलवेज कांस्टेंट, f के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि f इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रॉड। हमेशा इस रॉड पर परपेंडिकुलर ही f लगाया जा रहा है, ठीक है, हमेशा। वो जब यहां पे चली जाएगी तब फोर्स थोड़ा बदल जाएगा डायरेक्शन, क्योंकि रॉड को परपेंडिकुलर करना है। फिर यहां पे चली जाएगी तो ऐसे, यहां पे तो ऐसे, समझ रहे हो बच्चों। तो ये f इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऐसा मैनेज किया जा रहा है कि f हमेशा क्या रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। ओके, तो सवाल में क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है, कहां पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो भी गिवन है, मास और l गिवन है इस रॉड का। क्लियर है, ये रॉड है। ओके, सवाल क्या है बच्चों, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड एट टाइम t। किसी t टाइम पर रॉड की एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। दूसरा, फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय रॉड इन टाइम t। t टाइम में कितनी एंगल ये रोटेट कर जाएगी, ये भी आपको बताना है। पूरी की पूरी जो रोटेशनल मोशन में जो इक्वेशंस है उसी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ओके, तीसरा, फाइंड द एंगुलर, या फिर ऐसा करते हैं, ये कुछ इंड ए ले लेता हूं, ये बी ले लेता हूं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इंड ए आफ्टर टाइम t। ये लीनियर वेलोसिटी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। t टाइम के बाद a की क्या वेलोसिटी, क्योंकि रोटेट करने लगेगा तो a की कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, वो बतानी है। ऐसे बहुत सारे सवाल और भी हम सेट कर सकते हैं, ठीक है, और भी चलो सेट कर लेते हैं। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन रॉड कंप्लीट्स हाफ रोटेशन। ठीक है, हाफ रोटेशन कंप्लीट कर लिया तो बताइए उस समय उसका ओमेगा क्या हो जाएगा। बहुत तरह के सवाल है, चलिए सवाल को समझते हैं, कुछ बेसिक आइडिया समझ लेते हैं। तो कोई भी सवाल हो बच्चों बनाया जा सकता है, कुछ भी खास नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन इसका है। सपोज कीजिए कि रॉड है, यहाँ पे कोई एक्सिस है और आपने फोर्स यहाँ पे लगाया, और फोर्स क्लियर मेंशन है कि हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा चाहे रॉड कहीं पे चले जाए, मतलब फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर है, और वो l/4 है। बच्चों ध्यान से देखिए, जब इस रॉड को आप रोटेट कराओगे तो इसमें अल्फा आएगी, फोर्स लगा रहे हो टॉर्क आएगी तो अल्फा आएगी। तो सबसे पहले टॉर्क कैलकुलेट करो, तो टॉर्क तो एक ही फोर्स की वजह से मिलेगा, ओके, क्योंकि फोर्स घूम रही है ऐसे, तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है भाई, l/4। क्लियर हो गया टॉर्क। अब टॉर्क को बच्चों किसी भी एक्सिस के बाद आई अल्फा लिखना सीखा है हमने, क्योंकि हमें अल्फा की जरूरत पड़ने वाली है। आई क्या होगा, ml²/12 होगा। तो सबसे पहला काम तो हम लोग क्या कर ले, सबसे पहला काम तो बच्चों हम अल्फा निकाल लें, तो ये 3f/ml आ गया। क्लियर है, तो ये अल्फा हमने निकाल लिया। क्लियर है बच्चों, हमने क्या निकाल लिया, अल्फा इस रॉड का निकाल लिया। क्या बच्चों ये अल्फा हमेशा कांस्टेंट होगा, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑलवेज लगाया गया है और ऑलवेज वो परपेंडिकुलर लगाया गया, तो टॉर्क तो बदलने वाला नहीं है, टॉर्क तो हमेशा वही रहने वाला है। तो अल्फा भी क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। ये सिमिलर हो गया, किसी बॉडी पर फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो एक क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फोर्स कांस्टेंट तो एफ कांस्टेंट, ए कांस्टेंट। उसी तरह से यहाँ पे टॉर्क अगर कांस्टेंट हो गया, टॉर्क हमेशा यही होगा, तो भाई अल्फा भी क्या होगा, कांस्टेंट। सो दिस इज कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट क्यों स्पेशली फोकस कर रहा हूं, बिकॉज जो भी इक्वेशन यूज करेंगे ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वगैरह, जो वो सब कांस्टेंट अल्फा के लिए है, इसलिए ये कांस्टेंट है। फटाफट यूज करते चलो फॉर्मूला, कुछ नहीं बच्चों, सवालों में कुछ रह ही नहीं गया है। चलिए ए नंबर सवाल करते हैं। हमें चाहिए एंगुलर वेलोसिटी टी टाइम पे, बेहद आसान है, ओमेगा इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अब बोलोगे सर शुरू में तो ओमेगा नहीं थी, हाँ शुरू में तो ओमेगा 0 थी, बिल्कुल। अल्फा क्या आया है, 3f/ml इंटू टी। आंसर 3f/ml इंटू टी, कुछ भी खास नहीं।
क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट बी वाला पार्ट देख लेते हैं इसका। बी वाला पार्ट है फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय रॉड इन टाइम टी। टी टाइम में कितनी एंगल घूम गई। तो थीटा का फॉर्मूला यूज करो, याद होगा ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। सो ओमेगा नॉट शुरू का तो जीरो ही है, हाफ ऑफ अल्फा अभी निकाला ही है, 3f/ml इंटू टी स्क्वायर। सो थीटा विल बी 3f/t²/2 ml। सो दिस इज योर आंसर। सी वाले पार्ट को देख लीजिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इंड ए आफ्टर टाइम टी। बच्चों टी टाइम के बाद ए इंड की वेलोसिटी, ओहो ध्यान से सुनिएगा, ये टी टाइम के बाद कुछ ना कुछ तो ओमेगा हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस पार्ट का जो वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो ओमेगा टाइम्स ऑफ l/2, क्योंकि यहां से यहां कितनी दूरी है बच्चों, l/2। ओमेगा सबका सेम होगा लेकिन वेलोसिटी तो अलग होगा, ठीक। तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ इंड ए होगी v इंटू l/2, और टी टाइम के बाद ओमेगा कितनी हो गई है, ये कहीं हमने निकाल के रखा हुआ है, ये रहा 3f/t/ml इंटू l/2। तो l से l कैंसल, सो 3f/t/2m, ये वेलोसिटी ऑफ इंड ए हो जाएगी टी टाइम के बाद। डी वाला केस भी कर सकते हो, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी व्हेन रॉड कंप्लीट्स हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन का मतलब थीटा इज व्हाट, पाई हो जाएगा, ध्यान से देखिए ऐसे। तो ये हाफ रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन में 2 पाई, तो हाफ रोटेशन में थीटा कितना हो गया बच्चों, दे रखा है पाई, ओके। एंड वी हैव टू कैलकुलेट ओमेगा, ओमेगा क्या हो जाएगी, ओके। तो कैसे यूज करोगे, आपके पास थीटा पता है और आपके पास अल्फा पता है, यही पता है ना, और शुरुआत का ओमेगा 0, इसमें तो टाइम आपको पता नहीं है थीटा। तो ऐसा करते हैं ना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स ओमेगा नॉट प्लस 2 अल्फा थीटा, यही कर लेते हैं, ओमेगा आ जाएगा, शुरू का ओमेगा तो 0 ही है। सो 2 अल्फा इज व्हाट 3f/ml इंटू थीटा, व्हाट इज थीटा, पाई। हो गया काम खत्म, कुछ भी नहीं है। सो ओमेगा कैलकुलेट कर लो, 6f/ओमेगा का रूट अंडर। क्लियर है बच्चों, ये ओमेगा स्क्वायर था तो ये आ जाएगा। सो होपफुली बच्चों क्लियर है, कुछ भी खास इसमें नहीं है, सिंपली आप फॉर्मूला यूज करते चलो और कुछ भी नहीं है। बस यहाँ पे आपने बस ये सीखा है कि किसी पे अगर हम किसी का टॉर्क अगर आ रहा है तो हम अल्फा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉर्क का दो फॉर्मूला हो गया। फोर्स वगैरह के हेल्प से तो टॉर्क कैलकुलेट करना हमने प्रीवियस क्लास में सीख लिया है, और आज के क्लास में हमने अगर उसमें अल्फा वगैरह के टर्म में कोई पूछे तो भी हम निकाल सकते हैं, आई टाइम्स ऑफ अल्फा। क्लियर है बच्चों, तो चलिए इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, और इस पर कोई भी सवाल आ जाए ना इस तरह से फ्यूचर में, तो आप सवालों को बेहद आसानी से डील कर सकते हैं। ओके, पहले इसको आप कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे आइए कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और लेते हैं सवाल के लिए ही, या सवाल के फॉर्मेट में ही समझते हैं चीज़ों को। चलिए एक छोटा सा सवाल और कर लेते हैं, सिंपल सवाल है ये भी। मान लीजिए कि कोई रॉड ऐसे वर्टिकली ऊपर रखा गया है और यहाँ पे कोई हिंज एक्सिस ऐसे, ओके, सब कुछ डेटा वैसे। जैसे ही बच्चों हम रिलीज करेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये नीचे गिरेगी। तो जब यहाँ से थीटा एंगल पे चली आएगी, थीटा एंगल पे जब चली आएगी तो आपसे पूछा गया है इस थीटा एंगल पे इस रॉड का अल्फा क्या होगा, ठीक है। और साथ साथ आपसे ये पूछा गया है कि इस सेंटर का टेंजेंशियल, है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आपसे पूछूं मैं, फाइंड द अल्फा ऑफ रॉड at angle theta, also find the tangential acceleration of rod of tangential acceleration तो किसी पॉइंट का होगा of center of mass of rod। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मैं क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है, कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। मैंने स्पेशली कौन सा एक्सेलरेशन पूछा है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, किसका, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड, ठीक है, इस पॉइंट का। उस पर हम लोग आएंगे, थोड़ा सा पहले इस सवाल को कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि भाई इस थीटा एंगल पर इस पर कौन सा फोर्स लगता रहा होगा, mg लगता होगा। तो फोर्स इनटू इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही देखना पड़ेगा, फोर्स को आगे बढ़ा लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये थीटा है तो ये वाली थीटा हो जाएगी। क्लियर है बच्चों, या आप ऐसे भी देख सकते हो, परपेंडिकुलर फोर्स ही देख लो,
इस रॉड पे परपेंडिकुलर फोर्स ही देख लो, सबसे अच्छा है। चलो देख लेते हैं। तो mg और इस साइड में कौन सी फोर्स लगेगी बच्चों? अगर ये थीटा है, ये mg है, तो mg का ये साइन थीटा होगा। बिल्कुल सही, क्लियर है बच्चों? ये mg का कॉस थीटा, mg का साइन थीटा, क्लियर है? तो ये फोर्स और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बच्चों? L/2। तो टॉर्क तो O के अबाउट निकालना बेहद आसान है। टॉर्क अबाउट O निकालने के लिए क्या करेंगे? mg साइन थीटा, दिस इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज L/2। तो ये हमने टॉर्क निकाल लिया, किसके अबाउट? O के अबाउट, इस रॉड में, क्लियर है? तो बच्चों इस तरह से टॉर्क जब निकल जाएगा तो अब हम लोग क्या करें? आई अल्फा कर ले, तो टाउ को हम आई अल्फा कर लेते हैं, तो अल्फा तो निकल ही जाएगा। आई क्या होगा? ml²/3। क्यों 3 होगा सोचो? बिकॉज एक इंड के टुवार्ड्स रॉड घूम रही है, तो एक इंड के टुवार्ड्स रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबको पता है ml²/3। यहाँ m से m, l से l कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली अल्फा विल बी 3g/2l साइन थीटा। क्लियर है बच्चों? ओके। नाउ अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का पूछा गया। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ओके। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? सेंटर ऑफ मास का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? तो सिंपल है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा टाइम्स ऑफ आर होगा। सिंपल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी भी पार्टिकल का अल्फा टाइम्स ऑफ आर होगा। और जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसकी लोकेशन इससे क्या है? L/2 है। सो अल्फा इंटू L/2, और अल्फा तो निकाल चुके हैं, 3g साइन थीटा बाई 2l इंटू L/2। सो 3g/4 साइन थीटा। सो ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है बच्चों? ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो अब आपके दिमाग में हो रहा हो सर इसका रेडियल एक्सेलरेशन क्यों नहीं पूछा? रेडियल एक्सेलरेशन भी तो होगा। कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो टेंजेंशियल हो या ना हो, रेडियल तो होती ही है, सेंट्रीपिटल तो होती है। और वो कितनी होती है? ω² इंटू आर। बच्चों इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुने। जब ये रॉड यहां से चली, ठीक, तो धीरे धीरे ऐसे बढ़ी। अब फोर्सेस यहां पे क्या हो रहा है? फोर्स तो mg ही है, नो डाउट, सेंटर पर mg ही है, लेकिन फोर्सेस जो लग रही है और इसका जो ओरिएंटेशन है वो लगातार बदल रहा है। ठीक है, जैसा कि देख ही सकते हो यहां पे अल्फा थीटा पर डिपेंड कर रहा है। सो अल्फा इज वेरिएबल। अल्फा कैसा है बच्चों? वेरिएबल है। पहली दिक्कत क्या है? अल्फा वेरिएबल है, ओके। तो फिर यहां पे कितनी अल्फा आ गई होगी ये निकालना थोड़ा सा आपको तो मुश्किल लग रहा होगा। यहां से अल्फा कितनी आ गई होगी, थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, अगर हमें कोई दे दे कि यहां का अल्फा कुछ हो गया, जैसे रॉड ऐसे घूमते घूमते यहां की कुछ, सॉरी अल्फा नहीं, ओमेगा की बात करता हूं, यहां पे आते आते रॉड का कुछ ओमेगा हो गया। अगर मान लो कि यहां पे आते रॉड का अगर ओमेगा हो गया, बाय द वे अगर इसको नोट करके समझ लो, अगर किसी भी तरीके से इस जगह पे अगर आपने रॉड का ओमेगा निकाल लिया किसी भी तरीके से, ठीक, तो बच्चों अब आप क्या कर सकते हो? ठीक है, अल्फा तो आपको इस जगह का पता ही है, ठीक है, अल्फा तो आपको थीटा पर पता ही है, ओमेगा भी मान लो पता हो गया। तो इस पॉइंट का दो एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन। तो ए टेंजेंशियल तो वही होगा, क्या होगा भाई? अल्फा इंटू आर, मतलब अल्फा इंटू L/2 जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। और अगर रेडियल एक्सेलरेशन पूछा जाए तो ω² इंटू आर हो जाएगा। ω² जो निकला होगा उस समय का, और आर की जगह पर आप L/2 कर लेना, आपके आंसर्स आ जाएंगे। क्लियर है? चूंकि यहां पे हमें डायरेक्ट ओमेगा भी पता नहीं था, इसलिए मैंने वो सवाल सेट नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, आगे चल के ये सवाल भी आपको मिल जाएगा कि यहां पे जाने पर ओमेगा कैसे निकलेगा। ठीक, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से सिंपली निकाल पाते हैं। ठीक, तो बस अभी आपको केवल नॉलेज दे दिया कि जहां भी रेडियल पूछे तो रेडियल वाला फॉर्मूला, टेंजेंशियल पूछे तो टेंजेंशियल वाला। ठीक, रेडियल तो हमेशा ही होगी, टेंजेंशियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा अल्फा हो, बॉडी रोटेट कर रही हो, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही हो, तो अल्फा वहां 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ओके, तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब आइए मैं आपको एक सवाल और देता हूं जिसमें इसकी थोड़ी सी फील करा देता हूं, ये वाला सवाल देख करके। आइए मैं एक देता हूं सवाल आपको। ये एक बढ़िया सवाल मैं सेट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा सवाल बना करके। मान लीजिए कि हमने एक रॉड ले लिया और बच्चों यहां पे हिंज है, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है। बार बार ये टेबल पर ऐसे रखी गई है, जैसे मेरा एक कोई रॉड है और यहां पे मैंने एक एक्सिस बना दिया, टेबल पे है, ओके, और ऐसे ऐसे घूम रही थी लगातार। तो अभी t = 0 पर ये
ओमेगा से घूम रही थी। कितने से घूम रही थी बच्चों? ओमेगा से। ध्यान से समझिएगा, इनिशियली रॉड इज रोटेटिंग विथ ओमेगा। क्लियर? बहुत अच्छा। अब हुआ ऐसा कि यहां पे एक फोर्स F लगाया हमने, इसके बॉटम एंड पर मास m है, L लंबाई है, बॉटम एंड पे जैसे रॉड ऐसे है, पूरा फील कर लो सवाल को, एक्सिस ये है और ऐसे से ओमेगा से घूम रही है। जब ये यहाँ पहुंची तो ओमेगा से मान लीजिए घूम रही है, मैंने इस पे फोर्स लगाया। बच्चों जैसे ही फोर्स लगाया तो फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रहा है तो टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो अल्फा आएगा, अल्फा आएगा तो ओमेगा बढ़ेगा, बदलेगा। जी ठीक है। सवाल क्या, ध्यान सुनो। सवाल ये है कि जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, F फोर्स लगाया, तो आप बता दो, ठीक है, आप बताओ कि जस्ट फोर्स लगने के बाद, T जस्ट स्ट्राइक किया उसके बाद हिंज के द्वारा कितना फोर्स लगेगा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहां हिंज है, ऐसे यहां हिंज है, ओके। जब आप फोर्स लगाओगे तो हिंज पर कुछ ना कुछ तो फोर्स लगेगा, ठीक। तो आपको बताना है कि हिंज पे कितनी फोर्स होगी। और इनिशियली फोर्स लगने के जस्ट तक ओमेगा से वो घूम रही थी। कितने से घूम रही थी? ओमेगा से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या पूछा गया है? फाइंड द फोर्स exerted by hinge, ठीक है, just after the force applied, ठीक है। फोर्स जस्ट लगाने के जस्ट बाद हमें क्या करनी है? इस हिंज के द्वारा कितनी फोर्स लग रही है। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, हिंज जो होती है, हिंज किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कोई यहाँ पे ऐसे कोई एक्सिस लगा दिया हिंज टाइप का, तो अगर मैं इसको ऐसे कस के खींचूंगा, ऐसे खींचूंगा ऐसे, तो हिंज इस साइड में फोर्स लगाएगी, ठीक है। और ऐसे लगाऊंगा तो हिंज इस साइड में, तो हिंज किसी भी साइड में फोर्स लगा सकती है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब इस सवाल को हम कैसे अप्रोच करें? सवाल तो स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत खतरनाक लगता है कि सर ये हिंज के द्वारा फोर्स कैसे निकाले, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ दिया हुआ। ओमेगा गिवन है, ठीक है, फोर्स गिवन है, और सब चीजें तो कुछ पता ही नहीं है। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, सबसे पहले ना रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम आप बना लीजिए, ठीक है, रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये ऐसे ओमेगा से घूमने लग रही है, ठीक है, ऐसे से ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हिंज इस पे इस साइड में कुछ फोर्स लगाया, एक वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाया Fy और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाया Fx, ठीक है। हिंज के द्वारा दोनों साइड में मान लीजिए फोर्स लगा, ठीक है। और यहाँ पे तो एक फोर्स लगी रही है, ठीक, और ये ओमेगा से घूम रही है और अल्फा इसमें अब आ जाएगा। क्यों अल्फा आएगा? फोर्स लगने से टॉर्क आएगी। तो सबसे पहला काम बच्चों, सबसे पहला काम हम लोग अल्फा को कैलकुलेट करते हैं। तो F के लगने से टॉर्क, तो टॉर्क कितनी आएगी? F इंटू L, और टॉर्क हम लिख सकते हैं I अल्फा। हिंज के अबाउट चूंकि ये रोटेट कर रही है तो ml²/3 ही यूज करेंगे, L से L कैंसल, तो अल्फा क्या होगी? 3F/ml। तो बच्चों अल्फा हमने निकाल के रख लिया, क्लियर है? यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, अल्फा हमने निकाल के रख लिया, ओके। नाउ हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अल्फा जब हमने निकाल लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस पूरे बॉडी को, इस पूरे बॉडी को सेंटर ऑफ मास, चूंकि एज ए होल सिस्टम को हम सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब मान लीजिए कि इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे, अच्छे से फील कीजिएगा बच्चों, बहुत मजा आएगा सवाल बनाने में। मान लीजिए कि इसका सेंटर, मान लीजिए क्या लेना है, सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगी ऑब्वियसली, ओके। बच्चों इस पूरे बॉडी पे अगर मैं बात करूं तो पूरे बॉडी पर कितनी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगी? एक F लगी है और एक Fx लगी है, दो फोर्सेस लगी है, जिसके वजह से पूरा सेंटर ऑफ मास आगे शिफ्ट हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे रोटेट करके ऊपर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास आगे तो शिफ्ट हुआ ही है, ठीक। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को लिखूं, मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं क्लियरेंस के लिए। देखिएगा सवाल बहुत ही बढ़िया है बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको। F फोर्स यहां पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे
इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखूं या फोर्स इक्वेशंस जिसको बोलते हो, ठीक है। तो सामने कितना फोर्स लग रहा है Fx और यहां पे कितना लग रहा है F। तो सामने एक्सेलरेशन कितनी होगी, तो सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस करना है, तो ए सेंटर ऑफ मास में बोल रहा हूं, तो सामने Fx और नीचे F बराबर m सेंटर ऑफ मास। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेंटर ऑफ मास की ये कौन सी एक्सेलरेशन है बच्चों, सेंटर ऑफ मास मैंने पहले भी बताया कि हर पॉइंट का दो एक्सेलरेशन होगा, एक रेडियल होगा और एक टेंजेंशियल होगा। तो इस सेंटर ऑफ मास का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बोला गया है ऐसे टेंजेंशियल, तो Fx प्लस F ये क्या होगा, अल्फा इंटू आर विच इज L/2, और अल्फा क्या है 3F/ml। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो क्लियर है बच्चों, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, F/2 आ जाएगा, ओके। तो Fx तो बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया F/2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ ध्यान से देखिएगा, मैंने अभी फोर्स इक्वेशन लिखा है, किस साइड में लिखा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन आप बोल सकते हो। अब ध्यान से सुनिए, अब बच्चों इस सेंटर ऑफ मास का, ठीक है, इस सेंटर ऑफ मास का कुछ ना कुछ तो इस साइड में लिखते हैं अभी इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में इसकी एक एक्सेलरेशन ऐसे है, ठीक है। तो पूरे रॉड की बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम पर लिख रहे हैं, तो पूरे सिस्टम पर इस साइड में कितनी फोर्स लगी है, F(y) लगी है ना, F(y) ऊपर लगे या नीचे लगे, जो भी लगी F(y), वो क्या होगा भाई, वो होगा m इंटू ए, कैसा, रेडियल, m इंटू ए रेडियल, क्लियर है। तो m सिस्टम की और रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओके, ओमेगा स्क्वायर, और आर क्या है सिस्टम का, यहां से यहां L/2। तो बच्चों ये F(y) हो गया, क्लियर है। तो हमने क्या कर लिया, हमने दोनों फोर्स निकाल लिया, F(y) भी हमें पता पड़ गया और F(x). तो हमसे क्या पूछा गया है बच्चों, हमसे पूछा गया है फोर्स एक्सर्टेड बाय हिंज जस्ट आफ्टर द फोर्स अप्लाई। तो भाई F नेट अगर हमसे कोई पूछे तो क्या होगा, रूट अंडर यही होगा, और Fx का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, F/2 का स्क्वायर, और F(y) का मतलब हो गया m ओमेगा स्क्वायर L/2 का होल स्क्वायर। ये हो गया F²/4 m² ओमेगा 4 L²/4, ठीक। तो ये F नेट हो गया। यही बात मैंने आपको जो अभी सवाल थोड़ी देर पहले दिया था उसमें बताने की कोशिश कर रहा था, क्लियर है बच्चों। यहां तक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे सवाल जहां कहीं भी मिले वहां आप ध्यान रखेंगे कि आपको सेंटर ऑफ मास पे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एज ए होल सिस्टम पर सोचना पड़ेगा, तभी आप आगे कर पाओगे। क्लियर है बच्चों, क्या इतनी बातें क्लियर है। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और नेक्स्ट वीडियो सेशन में पहले तो इस पर एक दो सवाल और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सवाल है I/α वाले पे, जिसको हम लोग काफी क्लियर करने की कोशिश करेंगे बच्चों, क्लियर है। तो मिलते हैं गाइस जस्ट नेक्स्ट वीडियो सेशन में।